बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आप सोच रहे होंगे मैडम पता नहीं वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही है, बहुत दिन से मैडम की कोई वीडियो नहीं आई। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के कारण बेटा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कुछ दिनों से, लेकिन आज हम फिर से आए हैं आपके लिए क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 3 आत्मकथ्य लेकर। क्षितिज का आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। बेटा जयशंकर सिंह प्रसाद जी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं कितने उच्च कोटि के वो कवि हैं, कितनी अच्छी तरह उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। बेटा तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट आत्मकथ्य। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर पड़ी पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर दुख पाओगे ये गागर रीति। कवि इसमें आत्मकथ्य मीन्स अपनी खुद की आत्मकथा के बारे में, अपनी खुद की कहानी के बारे में बता रहे हैं। मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो गुंजन मधु मीन्स भंवरा, जिसको आप भ्रमर बोलते हो, जो भंवरा है वो क्या कह रहा है, गुनगुनाकर अपनी अपनी कहानी को कह रहा है, गुनगुना के अपनी अपनी कहानी को दूसरों को सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और ये जो पत्तियां हैं, ये घनी घनी पत्तियां जो हैं, ये भी मुरझा मुरझा कर गिरते हुए अपनी कहानी को कह रही है, अपनी करुण कहानी को कह रही है, अपनी व्यथा भरी कहानी को, दुखों से भरी कहानी को कह रही है। जिस तरह मेरी कहानी जो है वो भी दुखों से करुणा से भरी हुई है। आगे वो कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर जो गहरा अनंत कभी अंत ना होने वाला नीलिमा में नीला आकाश जो है, इसके नीचे असंख्य इतिहास, पता नहीं कितनी असंख्य कथाएं, कितने असंख्य इतिहास बने हुए हैं, रचे हुए हैं, कितनी कहानियां, कितने लोगों की जीवन गाथाएं इस अनंत इतिहास, इस अनंत आकाश की नीलिमा के नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये जो लिखने वाले हैं, इन करुण गाथाओं को, इन करुण कहानियों को जो लिखने वाले कवि हैं, लेखक हैं, वो केवल अपना ही उपहास करते हैं, अपनी ही हंसी उड़ाते हैं, अपना ही व्यंग करते हैं। इन कहानियों को लिखने के द्वारा वो अपनी ही हंसी दूसरों के आगे उड़ाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी के दुख में दुखी नहीं होता, अपितु उनका उपहास करते हैं, अपितु उनका मजाक बनाते हैं। तो ये जो कवि और लेखक जो अपनी करुण गाथाओं को, अपनी दुख भरी गाथाओं को लिखते हैं, वो अपना ही उपहास बनाते रहते हैं, अपनी हसीन कथाओं को, इनकी कविताओं को लिखकर उड़ाते हैं। आगे वो कहते हैं तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। वो कहते हैं उतना सब कुछ सुनने के बाद, कहने के बाद भी क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों को तुम्हारे सामने प्रदर्शित करूं, मैं लिखूं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को तुम्हारे सामने दिखाऊं, उनके बारे में लिखूं, मैं अपनी करुण कथा को लिखूं, तुम सुनकर सुख पाओगे गागर रीति। मेरी कहानी जो है, मेरी जो जीवन की गाथा है, वो तो खाली गगरी, खाली मटकी के समान है, जिसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है, वो तो पूरी तरह खाली है। तो उसे सुनकर तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो कि मैं इस करुण कथा को तुम सबके सामने सुनाऊं, इस करुण कहानी को मैं लिखूं। आगे वो कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूने अपनी अप्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। आगे कवि कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यदि मैं अपनी कहानी को तुम लोगों के सामने प्रदर्शित करूं, मैं दुनिया के आगे अपनी करुण कथा को सुनाऊं, उसे कविताओं के द्वारा प्रकट करूं, कहानियों के द्वारा उसको प्रकट करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तो ऐसा पता चले कि तुमने ही मेरी इस जीवन भरी की गगरी को, जीवन की मटकी को खाली किया है, तुम ही मेरे जीवन में निरस्ता ये खालीपन भरने वाले हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का सारा रस चुराकर अपने जीवन में रस भर लिया है, मेरे जीवन को निरस कर दिया है, कहीं तुम्हें अपनी सच्चाई सामने ना आ जाए। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडम्बना, यह मेरी विडम्बना है, मेरी दुविधा है कि मैं अपनी ही सरलता की
हंसी उड़ाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो सरल भाव से तुम सबके लिए जो उपकार किए थे, जो तुम्हारे लिए कार्य किया था, जिसके कारण मैं बिल्कुल ठगा गया हूँ, मैं अपनी ही हंसी उड़ाने के लिए तुम्हारे कहने पर तैयार हुआ जा रहा हूँ। यह मेरी विडंबना है, मैं इसकी अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं, क्या चाहते हो तुम कि मैंने जो भूल की है अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने जो भूलें की हैं और जो दूसरों ने मेरे साथ छल कपट किया है, जो धोखा किया है, मैं क्या दिखलाऊं? दूसरों का धोखा दिखलाऊं इन कहानियों में, कविताओं में, या जो मेरे से भूल हुई है मैं उन्हें दिखलाऊं? तुम क्या देखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कहते हैं, मैं अपनी प्रियतमा के साथ जो मैंने सुख भरी रातें बिताई थी, जो मैंने उज्जवल चांदनी के नीचे उस प्रियतमा के साथ बातें करते हुए उन मधुर पलों को जिया था, उन हसीन पलों की गाथा मैं सबके सामने कैसे सुनाऊं? और मैंने जो खिलखिलाकर हंसते हंसते उससे जो बातें की थी, उन बातों को मैं सबके सामने प्रकट कैसे कर दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वो सारी कहानियां सबको कैसे बता दूं, सबके सामने उसे कविताओं के द्वारा कैसे प्रदर्शित कर दूं। ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे कवि कहते हैं, मिला कहाँ मैं सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी सुगाग मधुमाया में, उसकी स्मृति बातें बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को धेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आगे कवि कहते हैं, मिला कहाँ मैं सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे तो वो सुख कभी प्राप्त ही नहीं हो पाया जिसकी मैं कल्पना कर रहा था, जिसकी मैं सपने देखा करता था, अपनी प्रियतमा के साथ पूरी जिंदगी बिताने के जो मैं स्वप्न देखा करता था, जो मैं सोचता था कि उसके साथ हंसते खेलते मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा, मेरा तो वो सपना कभी सच ही नहीं हुआ। जिन सपनों को देखते हुए मैं सोया जागा करता था, वो सपने तो मेरे पास आने से पहले ही कहीं दूर चले गए, वो सपना तो मेरा कभी सच ही नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो मेरे पास आलिंगन में आते आते मीन्स जो मेरे पास आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, मीन्स मेरे पास से कहीं दूर चला गया, मेरे पास आया ही नहीं। मुझे मेरे पास आने का मुझे भ्रम देता रहा और मेरे पास वो स्वप्न वो पूरा मेरा हुआ ही नहीं, वो सुख तो मुझे कभी मिला ही नहीं, वो मेरे पास आने से पहले ही मुझसे दूर छिटक कर कहीं चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। आगे कवि कहते हैं कि उनकी प्रियतमा जो है उसके गाल इतने सुंदर थे, इतने लाल लाल कपोल थे उसके, कि ऐसा लगता था प्रातःकालीन उषा भी अपनी मांग में सुहाग सिंदूर भरने के लिए उसके गालों से लालिमा उधार लेती थी। उसके गालों की रक्तिम कपोलों की जो रक्तिम लालिमा थी वो इतनी सुंदर लगती थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी रक्तिम थी कि ऐसा लगता था कि प्रातःकालीन जो भोर का समय होता है वो अपनी मांग भरने के लिए, जो अपने सुहाग का चिन्ह बताने के लिए जो लालिमा अपनी मांग में भरती है, उसके लिए भी प्रियतमा के लेखक जो कवि की प्रियतमा है उसके प्रियतमा की गालों से ही थोड़ी सी लालिमा वो उधार लेती थी। उसकी स्मृति बातें बनी है थके पथिक की पंथा की। आगे कवि कहते हैं कि उसकी स्मृति, मेरी प्रियतमा की जो स्मृति है वो ही मेरे आगे के जीवन यात्रा को बिताने के लिए पर्याप्त है। उस अपनी आगे के जीवन यात्रा को मैं, अपने आगे के जीवन के रास्ते को मैं उसकी स्मृतियों के सहारे ही बिता सकता हूँ। वो मेरे जीवन यात्रा के लिए एक सहारे के, एक आश्रय के समान है। और तुम क्यों मेरे जीवन की कहानी को, मेरे अंतर्मन की व्यथाओं को उधेड़ उधेड़ कर, उनकी सिलाई को उधेड़ उधेड़ कर उनमें से निकाल निकाल कर देखना चाहते हो? क्यों तुम सारे संसार के सामने मेरी कथा को प्रस्तुत करवाना चाहते हो? क्यों तुम चाहते हो कि मेरे संसार के सामने अपना पूरा जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी अधूरी इच्छाएं हैं, जो मेरी व्यथाएं हैं, जो मेरी प्रियतमा के साथ मेरे सपने थे जो पूरे ना हो सके, तुम क्यों चाहते हो कि मैं उन सबको सारे संसार के सामने प्रस्तुत करूं? आगे कवि कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन कथा। आगे कवि कहते हैं कि मेरा जो ये छोटा सा जीवन है उसके लिए मैं इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ? मीन्स मैं तो एक सीधा साधा सा व्यक्ति हूँ, तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ी सी कथाएं लिखूं, बहुत बड़ी सी कहानियां लिखूं? मेरे जीवन की कथा तो बहुत ही साधारण सी है। कि क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की कहानियां सुनता रहूं,
और मौन रहूं, मैं शांत रहूं, बिल्कुल चुप रहूं, मैं अपनी कथा के बारे में किसी को भी ना बताऊं। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं केवल अपनी ही कथा कहता रहूं? मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा उचित रहेगा कि मैं दूसरों की कहानियां सुनता रहूं, दूसरों की कथाएं सुनता रहूं और बिल्कुल मौन होकर अपनी प्रियतमा का ध्यान करता रहूं। आगे वो कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कि मेरी आत्मकथा को, मेरी जो सीधी सच्ची सी आत्मकथा है, जो मेरी कथाएं हैं, जो मेरी करुण व्यथा है, उसे सुनकर तुम किसका भला करोगे? अपना या किसी और का किसका भला करोगे? तुम उसे क्यों सुनना चाहते हो? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहते हैं कि अभी तो समय भी नहीं है, मैं अपनी आत्मकथा को जगाना नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मकथा को दोबारा से याद नहीं करना चाहता, मैं अपनी व्यथा को दोबारा से याद नहीं करना चाहता। मेरी जो मौन व्यथा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप जो मेरी व्यथाएं हैं, वो कहीं कोने में जाकर सो गई हैं। अब उन्हें मैं दोबारा से नहीं जगाना चाहता और ना ही मेरे पास समय उन सब मौन व्यथाओं को याद करने का, उन्हें जगाने का। मैं चाहता हूँ कि मैं चुपचाप औरों की व्यथाएं सुनता रहूं। तो जयशंकर प्रसाद बेटा इस कविता में, इस आत्मकथा के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि मेरा जीवन जो है वो व्यथाओं से, दुखों से भरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा करुण कहानियां छिपी हुई हैं और मैं उसे सबके सामने नहीं लाना चाहता। पहले वो कह रहे हैं, जिस प्रकार भमरा गुनगुनाकर सारे में अपनी करुण कथा को सुनाता है, जिस प्रकार पतियां मुरझा मुरझा कर अपनी कहानियां सुनाती हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी बहुत ज्यादा व्यथाओं से भरा हुआ है। और इस आकाश के नीचे, इस अनंत आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे पता नहीं कितने लोगों की करुण कथाएं छिपी हुई हैं, कितने लोगों के असंख्य इतिहास इसके नीचे बने हैं और वो केवल अपना ही उपास करते रहते हैं। अपनी कथाओं को दूसरों के सामने दिखाने से केवल अपनी ही हंसी उड़ाते हैं, अपना ही उपास करते रहते हैं। और फिर भी उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलताओं को सबके सामने सुनाऊं। तुम्हें मेरी एक खाली कागज के समान जिंदगी की कथा को सुनकर क्या प्राप्त होगा? आगे वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी व्यथाओं को लिखूं और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाए कि तुम्ही ने मेरे जीवन से रस को निकालकर अपने जीवन में भर लिया है, तुम्ही ने मेरे जीवन को खाली रस की गगरी के समान कर दिया है। और मेरी विडंबना है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं, अपनी सरलता पर हंसूं, या फिर दूसरों के धोखों के बारे में बताऊं, या फिर अपनी भूलों के बारे में बताऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनमें से क्या करूं। मैं अपनी प्रियतमा के साथ बीते हुए उन हसीन यादों को सबके सामने कैसे प्रस्तुत कर दूं, उसके साथ की हुई बातों को, उन मधुर चांदनी रातों को मैं सबके सामने कैसे प्रदर्शित कर दूं। वो कहते हैं वो सुख जो उसके सपने में देखता रहता था, जिसके सपने पूरे होने की याद में मैं जागा करता था, वो सपने तो मेरे कभी पूरे ही नहीं हुए। वो सपना तो मेरे पास आके तुरंत मेरे पास से दूर छिटक के चला गया, वो कभी मेरे पास पूरी तरह से मेरा अपना हुआ ही नहीं। मेरी प्रियतमा के जो कपोल थे वो तो इतने सुंदर, इतने लाल थे कि ऐसा लगता था कि प्रातःकाल की जो भोर का समय है वो भी उसके गालों से लालिमा लेता है अपनी मांग भरने के लिए। वो लालिमा जो है वही प्रातःकालीन उषा जो थी वो उसमें अपनी मांग भरती थी उसके गालों की लालिमा से। और उसकी प्रियतमा की स्मृतियां ही मेरे आगे की जीवन यात्रा के लिए मेरा सहारा बन रही है। तो तुम क्यों उन्हें उधेड़ उधेड़ कर मेरे जीवन की यात्रा को कलुषित करना चाहते हो, क्यों उसे दुम भरी बनाना चाहते हो? आगे वो कहते हैं कि मैं तो बहुत साधारण सा, सीधा साधा सा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिख सकता, और यदि मैं लिखूं भी तो तुम किसका भला करोगे? मेरी इन कहानियों को सुनकर तुम किसका भला करोगे? तो इससे अच्छा यही है कि मैं दूसरों की कहानियों को सुनूं, दूसरों की कथाओं को सुनूं, दूसरों की व्यथाओं को देखूं और बिल्कुल मौन रहूं। क्योंकि अभी वैसे भी मैं अपनी सोई हुई व्यथाओं को, जो मेरी व्यथाएं शांत होकर सो गई हैं, एक कोने में दबी पड़ी हैं, मैं उन्हें नहीं जगाना चाहता। मेरे पास समय नहीं है और ना ही मेरा मन चाहता है कि मैं उन व्यथाओं को दोबारा से जगाऊं। मैं शांतिपूर्वक औरों की कथा सुनते हुए उन स्मृतियों में, अपनी प्रियतमा की स्मृतियों के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बेटा इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ढंग से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन आंसर में यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।